नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में मैं एडवोकेट पीयूष मित्तल आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे। दोस्तों, अभी तक जो वीडियोस मैं अपने लीगल गुरुकुल चैनल में डालता था वो रिगार्डिंग होते थे न्यूज़ अपडेट्स के, लीगल न्यूज़ अपडेट्स, लीगल जजमेंट्स के ऊपर, या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि लॉ के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते थे। अब मेरी कोशिश है कि मैं आपको लॉ के कंसेप्ट्स भी समझाऊं ताकि आपकी एकेडमिक तैयारी भी साथ साथ हो। मुझे बहुत बारी आप लोगों ने रिक्वेस्ट करी है कि मैं थोड़ा सा एकेडमिक भी पढ़ाऊं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं या बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो चाहते हैं कि लीगल सब्जेक्ट्स को थोड़ा थोड़ा कवर किया जाए। तो मेरी कोशिश यही होगी। ये हालांकि मेरा फर्स्ट लेक्चर है, तो अगर आपको कुछ मेरे में सजेशंस हो, इनपुट्स हो, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। होंगे भी बहुत सारे, क्योंकि मैंने ऑनलाइन क्लासेस या लाइव क्लासेस भी कभी नहीं ली हैं। तो आज हम शुरू करेंगे हिंदू फैमिली लॉ में डाउरी का कंसेप्ट है, दहेज का, उसका एक छोटा सा हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस क्या थी उसकी और कैसे धीरे धीरे लेजिस्लेशन में आए, तो इसका मैं आपको थोड़ा सा पढ़ाऊँगा। और ये जो नोट्स मैं आपके देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये नोट्स आपको कहीं मिलेंगे नहीं, क्योंकि ये मैंने खुद ही प्रिपेयर किए हैं बुक्स को कंसल्ट करके। तो ये नोट्स आप यहाँ से देख सकते हैं, नहीं तो मैं आपको इसका PDF बना के आपको लिंक दे दूँगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। समझ लीजिए पहले, उसके बाद आप इसको खुद भी पढ़ सकते हैं और अपना यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो हम बात करेंगे हिस्टोरिकल कंसेप्ट्स में, उसमें आते हैं मनुस्मृति वगैरह जो हमारे एंशिएंट सोर्सेज हैं। तो एंशिएंट सोर्सेज के हिसाब से अगर हम बात करें तो उस टाइम पे मैरिज को एक तरह से कंसीडर किया जाता था कन्यादान। हालांकि आज भी यही कंसेप्ट है, लेकिन ये कंसेप्ट उस टाइम से ही चल रहा है कि जब पिता अपनी बेटी को किसी वर को देता है तो उस टाइम भी कन्यादान ही कहा जाता था और माना जाता था। और उस टाइम पे कन्यादान तभी कंप्लीट होता था जबकि ब्राइड ग्रूम यानी कि दूल्हे को दक्षिणा दी जाती थी। और दक्षिणा जब दी जाती थी तो उस टाइम वर्ड यूज़ किया जाता था वर दक्षिणा। जैसे कि हम नाम से ही समझ सकते हैं कि वर दक्षिणा मीन्स जो दक्षिणा वर को दी जा रही हो, दूल्हे को दी जा रही हो। तो इस तरह से दो कंसेप्ट्स उस टाइम बहुत ही इम्पॉर्टेंट थे। एक था कन्यादान और कन्यादान के साथ में वर दक्षिणा। जैसे कि आप नीचे देख भी रहे हैं, मैंने नोट्स में बना रखा है। ये बहुत ही पायस और मेरिटोरियस एक्ट्स में माना जाता था इनको। और वर दक्षिणा में या कन्यादान के टाइम पे कॉस्टली गारमेंट्स दिए जाते थे, कपड़े, ज्वेलरी, अन्य सामान। तो तरह तरह के सामान उस टाइम दिए जाते थे जब मैरिज होती थी। देखिए, ये सब चीज़ें फादर करता था या रिलेटिव्स भी करते थे। जब मैरिज के टाइम पे जब दूल्हे को बुलाया जाता था, देखिए दूल्हा जब बुलाते थे तो उसकी भी कुछ क्वालिटीज़ वो बड़े ध्यान रखते थे कि क्योंकि पिता ने अपनी बेटी को कन्यादान करना है। कन्यादान, दान से आप समझ सकते हैं गिफ्ट में देना है उसको। तो ऐसे में जो ब्राइड ग्रूम दूल्हा होता था वो भी काफ़ी वेल क्वालिफाइड होता था और उसको वेदों का ज्ञान भी होता था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था उस टाइम पे। और साथ में गुड कंडक्ट होना भी बहुत इंपॉर्टेंट था। आजकल तो खैर बहुत अलग अलग चीज़ें मैटर करती हैं, सोसाइटी चेंज हो गई हैं। वेद तो आजकल कहीं कोई पढ़ता ही नहीं है और गुड कंडक्ट भी आजकल बहुत ही कम देखने को मिलता है। हर कोई वैसे खुद कहता है कि मैं बहुत ही गुड कंडक्ट वाला आदमी हूँ, औरत हूँ, लेकिन गुड कंडक्ट तो एक सोसाइटी ही डिसाइड करती है। तो ऐसे में जब पिता उस टाइम पे बुलाते थे तो ये चीज़ें बहुत ध्यान रखते थे इन चीज़ों का कि जो भी वर है उनका, जो भी दूल्हा है उनका, तो उनमें ये सब क्वालिटीज़ हों और तभी वो अपनी डॉटर को उसके साथ जो है मैरिज करवाते थे। देखिए, उस टाइम पे जब डॉटर की मैरिज होती थी तो उस टाइम पे डॉटर को जो भी प्रेजेंट्स, गारमेंट्स, ऑर्नामेंट्स वगैरह जो भी प्रेजेंट्स दिए जाते थे उसको, तो वो उसके स्त्रीधन में आते थे। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये स्त्रीधन का ही पार्ट थे पहले भी। लेकिन ये जो वर दक्षिणा है, क्या ये जो है स्त्रीधन का पार्ट है या पार्ट नहीं था, इस पे काफ़ी जो है आज के टाइम में चर्चा हुई। क्योंकि एंशिएंट टाइम में तो पता नहीं क्या था,
लेकिन उस टाइम पर भी ये कंसेप्ट था कि ये जो प्रॉपर्टी है वरदक्षिणा, ये प्रॉपर्टी ऑफ ब्राइड ग्रूम ही थी। यानी कि जो वर को दी गई है वो वरदक्षिणा, और जो बेटी को दी गई है वो उसका स्त्रीधन। ये बाद में क्योंकि स्त्रीधन का कंसेप्ट आ गया तो इस करके वरदक्षिणा को भी ट्विस्ट कर दिया गया और इसको भी स्त्रीधन में ले आया गया। ये जो भी चीज़ें दी जाती थी, चाहे वो बेटी को दी जा रही हों, चाहे वो वरदक्षिणा में दी जा रही हों, ये सभी बिल्कुल ही वॉलंटरी थी, उनकी अपनी मर्जी से थी और किसी भी तरह का कोई कंपल्शन उनके ऊपर नहीं रहता था। तो चाहे पिता हो, चाहे रिलेटिव्स हों, चाहे दोस्त वगैरह हों, जो भी वो चीज़ें देते थे, चाहे वो डॉटर को देते थे, चाहे वो ब्राइड ग्रूम को देते थे, तो ये सभी चीज़ें वॉलंटरी और विदाउट एनी कंपल्शन, नो कंपल्शन, वॉलंटरी। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी थी उस टाइम पे। और उस टाइम पे क्योंकि इतनी कोई पैसे की वो भी नहीं थी जैसे आजकल होती हैं, तो ये उनका अपना मन से ही वो चीज़ें करते थे। उसके बाद जो स्त्रीधन की बात करें, वो स्त्रीधन जो है, जो भी प्रेजेंट्स दिए जाते थे, किसके द्वारा? वाइफ को दिए जाते थे, चाहे वो फादर के द्वारा, चाहे रिलेटिव्स के द्वारा, चाहे हस्बैंड के द्वारा। यदि हस्बैंड कोई प्रेजेंट दे रहा है वाइफ को, तो वो भी स्त्रीधन की ही कैटेगरी में फॉल करता है या करता था। और क्योंकि वो उस टाइम पर भी लव और अफेक्शन की वजह से ही दिया जाता था। और ये सब चीज़ें इसलिए दी जाती थी ताकि वाइफ के पास एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी रहे। यदि जीवन में मैरिज के बाद उसको कभी कोई ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ जाए जो बहुत ही मुश्किल हो, एडवर्स सिचुएशन हो, तो इन सब चीज़ों को फेस करने के लिए उसको ये सब चीज़ें प्रेजेंट्स वगैरह दिए जाते थे। और इन सब को, चाहे वो फादर से मिला हो, चाहे वो रिलेटिव से मिला हो, चाहे वो हस्बैंड से मिला हो या हस्बैंड के आगे पेरेंट्स से मिला हो, तो वो स्त्रीधन की कैटेगरी में आता था। लेकिन ध्यान रहे, जो भी हस्बैंड को चीज़ें मिलेंगी वो उसकी वरदक्षिणा में आएंगी और वो उसकी अपनी प्रॉपर्टी रहती थी। ये मैं पहले की आपको हिस्ट्री के हिसाब से बता रहा हूँ, जो हमारी मनुस्मृति में लिखा हुआ है। उसके बाद हम चलते हैं, यही जो एस्पेक्ट से, ये जो सारे कन्यादान या वरदक्षिणा के एस्पेक्ट से, ये बाद में जाके बहुत ज़्यादा इंटेंगल हो गए, उलझ गए आपस में, क्योंकि सोसाइटी चेंज हो गई बहुत ज़्यादा। कई चीज़ों ने बैक फुट ले लिया और कई चीज़ों ने फ्रंट फुट ले लिया। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि वेद शिक्षा की या सदाचार की, वो सब बैकग्राउंड में चली गई और उसके बाद जो फ्रंट में आ गया वो था पैसा। तो इस करके ये बाद में जब इंटेंगल हो गई सारी चीज़ें, तो लेटर ये जो है, ये डाउरी का नाम इसने ले लिया। और डाउरी अब देखा जाए तो कंपल्शन एक बन गई, कहीं पे कंपल्शन नहीं है तो फोर्स, और फोर्स नहीं है तो कोर्शन। तो ये सब चीज़ें डाउरी के अंडर आ गई और मैरिज सिर्फ एक क्या रहेगी, बार्गेन रहेगी, एक लेन देन का सिस्टम रह गया। वो जो उसकी एक सैंक्टिटी थी वो काफ़ी हद तक ख़त्म होने लग गई ड्यू टू चेंज ऑफ टाइम एंड सोसाइटी। इसके बाद हम बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि डाउरी का कंसेप्ट आ गया, ये बहुत ही जल्दी स्प्रेड करने लग गया सोसाइटी में और एक तरह से ये एक अभिशाप बन गया पूरी सोसाइटी के लिए। ना ही सिर्फ वो कम्युनिटीज़ जो डाउरी में बिलीव करती थी, बल्कि वो कम्युनिटीज़ भी इसके लपेटे में आ गई जो कि डाउरी में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती थी या बिल्कुल भी उनको डाउरी में कोई भी विश्वास नहीं था। तो ये कंसेप्ट उनके पास भी चला गया और वहाँ तक स्प्रेड हो गया। तो देखिए कितना बड़ा ईविल है डाउरी का। दहेज प्रथा बहुत बड़ा एक अभिशाप है जो कि पूरी इंसान की जो कौम है या इंसान की जो पूरी एक समाज है उसको ख़राब करता जा रहा है। और इस वजह से जो दुल्हन थी या ब्राइड्स थी उनको मारा गया, पीटा गया, उनको बिना खाने के रखा गया, उनको लॉकअप में रखा गया, कहीं कहीं उनको जलाया भी गया, फिज़िकली और मेंटली टॉर्चर किया गया और उनको सुसाइड करने पर भी मजबूर कर दिया गया। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि डाउरी ही एक तरह से अभिशाप बनती हैं ब्राइड्स के ऊपर, पूरे घर के घर वो तबाह कर देती है।
अगर हम इसके बाद बात करें, अब बात करते हैं कि इसके ऊपर क्या लॉ बना, कैसे बना। देखिए 1961 में 1961 में पार्लियामेंट ने लॉ पास किया, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, ये 1961 का है। और ये जो एप्लीकेबल था ये सभी के ऊपर एप्लीकेबल था, सिर्फ हिंदूज़ के ऊपर ही नहीं, मुस्लिम्स, पारसी, ज्यूज़, और अन्य जितने भी कैटेगरीज हैं, रिलीजन्स हैं, सबके ऊपर ये एप्लीकेबल था। लेकिन फिर भी ये इफ़ेक्टिव नहीं था। क्यों इफ़ेक्टिव नहीं था? ईविल कंटिन्यू, डेविल जो डाउरी का जो एक दानव था वो कंटिन्यू करता जा रहा था, जबकि इसमें बहुत सारी अमेंडमेंट्स भी की गई, तब भी कोई इफ़ेक्टिव, नॉट इफ़ेक्टिव। तो ऐसा क्यों था? देखिए इसके लिए फिर सरकार ने जेपीसी यानी कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी एक बनाई। उन्होंने इसको काफ़ी स्टडी किया अच्छी तरह से, समाज को देखा कि समाज में क्या क्या कुरीतियाँ हैं और जो ये जो एक्ट है ये क्यों इसको दूर नहीं कर पा रहा है। तो उन्होंने इसके फेलियर के मेजरली 2 रीज़न दिए। एक तो रीज़न था कि उसका जो सेक्शन 2 है जो कि डाउरी को डिफ़ाइन करता है, उसमें डाउरी की डेफिनेशन से एक्सक्लूड कर दी कई चीज़ें। क्या चीज़ें एक्सक्लूड कर दी? मीन्स उसमें से डाउरी की डेफिनेशन में से निकाल दिया किन चीज़ों को? ऑल प्रेजेंट्स जो कि लड़के और लड़की को दिए जाते हैं ड्यूरिंग, बिफोर और आफ्टर मैरिज। तो जितने भी प्रेजेंट्स हैं जो कि लड़के और लड़की को बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर मैरिज दिए जाते हैं, वो सभी डाउरी की डेफिनेशन से ही निकाल दिए। और अगर ये चीज़ें इन कंसिडरेशन ऑफ मैरिज, सिर्फ मैरिज के लिए ही करी गई हैं कि मैरिज इसकी के ऊपर टिकी हुई है तो ही ये डाउरी में आएगा, अगर ये नहीं टिकी हुई इसके ऊपर तो ये डाउरी में नहीं आएगा। तो इस चीज़ को प्रूव करना कि इन चीज़ों के ऊपर मैरिज टिकी हुई है और अगर ये चीज़ें नहीं दी गई तो मैरिज ख़त्म कर दी जाएगी, ये प्रूव करना पॉसिबल ही नहीं है। बहुत ही नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि गिफ्ट, प्रेजेंट्स, जो भी चीज़ें मैरिज में दी जा रही हैं कि वो डाउरी में हैं, ये प्रूव करना पॉसिबल नहीं है। दूसरा कि कोई भी इफ़ेक्टिव इन्फोर्समेंट मैकेनिज़्म नहीं था। देखिए इफ़ेक्टिव इन्फोर्समेंट मैकेनिज़्म का मतलब ये है कि देखिए उस टाइम भी कोर्ट्स तो थी, लेकिन अब उसका एक जो प्रोसेस है वो समझने वाली बात है कि कोर्ट्स में जब कंप्लेंट देंगे तभी वो कुछ करेगी कोर्ट्स, और कंप्लेंट इसमें देनी पड़ेगी विद इन 1 ईयर। तो एक बहू या एक वाइफ क्या पहले ही साल में अपने हस्बैंड या इन लॉज के खिलाफ कोई कंप्लेंट देने का साहस करेगी? क्योंकि वो तो खुद ही एक विक्टिम है, तो वो कैसे साहस करेगी? तो ये भी एक एनफोर्समेंट मैकेनिज़्म का फेलियर था। और साथ में ये भी था कि दहेज लेना और देना दोनों ही जुर्म हैं, तो ऐसे में वो सामने कैसे आए या उसके माता पिता सामने कैसे आए। हालांकि इस पे अब लेटेस्ट जजमेंट्स आ गई हैं अलग अलग हाई कोर्ट्स की, तो इसमें अब वो कर सकते हैं। लेकिन उस टाइम के हिसाब से जब ये एक्ट बना था तो इसका मेन रीज़न जो फेलियर का था वो यही थे 2 चीज़ें जो जेपीसी ने 1982 में दिया था, कि एक तो इसमें डेफिनेशन जो कवर नहीं करती है और दूसरा कि कोई एनफोर्समेंट मैकेनिज़्म नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें कि एजुकेशन, कि हम ज़्यादा एजुकेट करेंगे तो ये जो मेनेंस है वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन एजुकेशन ने भी, स्प्रेड ऑफ एजुकेशन ने भी इस मेनेंस को ख़त्म नहीं किया, इवन कम भी नहीं किया, बल्कि उससे जो डाउरी की डिमांड थी और बढ़ गई। और एक तरह से इसको माता पिता ने एक तरह से रिकवरी का एक वो बना लिया था कि हमारा बेटा जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा है उतनी ज़्यादा डिमांड वो करते थे डाउरी की, और वो चाहते हैं कि भी वो एक एक पैसा जो उन्होंने लगाया है बेटे पर वो डाउरी के हिसाब से वो उनके पास आ जाए। तो मैरिज जो है एक क्या बन गया? सोर्स बन गया ऑफ फुलफिलिंग डिज़ायर्स जो कि अनफुलफिल्ड थी। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में काफ़ी अमेंडमेंट्स हुई जेपीसी की रिकमेंडेशन के द्वारा, और उसके बाद डाउरी प्रोहिबिशन अमेंडमेंट एक्ट 1984 और डाउरी प्रोहिबिशन अमेंडमेंट एक्ट 1986 ये लागू हुआ।
तो हालांकि अभी भी इनमें काफ़ी लैप्सेस हैं, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट को कोई अभी बहुत अच्छी तरह इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। इसके बाद 2002 में भी देखिए, 2002 की अगर हम बात करें, अब आप देखिए टाइमलाइन, अब 84, 86 और 2002 में भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि पेमेंट रिसीप्ट एंड पेमेंट हैज़ टू बी कंट्रोल्ड नॉट ओनली बाय द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट बट बाय सोसाइटी। यानी कि ये सब चीज़ें जो डाउरी है इसको कंट्रोल सिर्फ लेजिस्लेशन ही नहीं कर सकता है, उसको अगर इफेक्टिवली कंट्रोल करना है तो लॉ भी चाहिए और सोसाइटी को ही कुछ ना कुछ साथ में करना पड़ेगा। सोसाइटी हैज़ टू इवॉल्व वेज, सोसाइटी को अपने आप कुछ तरीके ढूंढने पड़ेंगे एंड मीन्स टू कर्ब दिस मेनेंस, सोसाइटी को इस मेनेंस को कर्ब करने के लिए कुछ ना कुछ तरीके खुद भी ढूंढने पड़ेंगे, सिर्फ लॉ के ऊपर निर्भर नहीं रहा जा सकता। तो ये कंसेप्ट है देखिए डाउरी का। आप नोट्स देख सकते हैं, यदि आपको नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में से आप ले सकते हैं। ये लॉ में भी आपको पढ़ाया जाएगा और यदि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें भी अगर डाउरी का कंसेप्ट आपने हिस्टोरिकल वे में पढ़ना है तो उसमें भी आप हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस के हिसाब से आप इसको पढ़ सकते हैं। तो यदि आपको कैसा लगा आज का लेक्चर, ये आपके कोई भी सजेशंस हो, मेरे को बहुत खुशी होगी अगर आप देंगे। अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक या सब्जेक्ट के ऊपर आप चाहते हैं कि मैं बनाऊं तो मैं उसके ऊपर भी बनाऊंगा। अभी शुरुआत में मैंने ये कंसेप्ट उठाया छोटा सा एक, ताकि एक आइडिया लगे आपको भी और मुझे भी कि अगर हम इसको आगे चलाना चाहें तो कैसे चलाएं। तो आज का वीडियो इतना ही, आशा करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। कोशिश मेरी यही होगी कि आपको मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट दूं। तो अगली बारी हम फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।